दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार आज आपको बताने वाला हूं 3 कृषि कानूनों के बारे में। अभी हाल ही में 19 नवंबर 2021 गुरु नानक जयंती उस दिन था, गुरु पर्व। उस दिन प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी जी, और मीडिया के सामने ये संबोधित करते हैं किसानों को कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। हालांकि अभी वापस नहीं लिया गया है, लेकिन विंटर सेशन, संसद का जो विंटर सेशन है यानी कि शीतकालीन सत्र, वहाँ पर एक नया कानून के माध्यम से इसे वापस ले लिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने क्या वाले हैं, यानी आप क्या क्या समझेंगे। तो पहले तो कानून को वापस लेने का क्या प्रक्रिया है, इसको भी देखेंगे। WTO, अमेरिका, ये क्या इससे कुछ कनेक्शन है इन 3 कानूनों का, इसको भी समझेंगे। विकसित देश किस तरीके से दबाव डालते हैं। दोस्तों आप लोग एक चीज़ सुने होंगे हाल फिलहाल कि बहुत सारे देशों में खाद्यान्न दंगे हो रहे हैं, यानी वहाँ अनाज तक नहीं है और दंगा हो रहा है। लगभग 35-40 देशों में ऐसी घटनाएं जो हैं देखी गई है लगभग 2-4 महीनों में, जिसमें हमारा एक पड़ोसी श्रीलंका भी है। तो इसका क्या कारण है, इस पर भी थोड़ा बात करेंगे। किसान क्यों विरोध कर रहे थे, यानी बहुत कुछ देखने और समझने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि इन 3 कृषि कानूनों को किस तरीके से वापस लिया जाएगा, यानी कि वापस लेने का क्या प्रक्रिया है। 3 कृषि कानून कैसे मतलब इसका निर्माण किया गया था, तो दोनों सदनों से इसको पास किया गया था, यानी एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था, दोनों सदनों से वो विधेयक पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने अपना सिग्नेचर किया था 27 सितंबर 2020 को। उसके बाद ये कानून बन गया था। हालांकि ये कानून बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था। प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा कर दिया गया था, किसानों का विरोध प्रदर्शन है उसको देखते हुए, कि 2 साल के लिए इस पर रोक लगा दिया गया कानूनों को लागू करने से। और इसके अलावा ये जो मामला था इन कानूनों को रद्द करने को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिलहाल लंबित है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो हम देख क्या रहे हैं कैसे इसको वापस लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो विधि मंत्रालय है, कानून मंत्रालय, कृषि मंत्रालय को एक सूचना देगा, ठीक है, कि इस कानून को वापस लेना है। उसके बाद वापसी को लेकर के एक विधेयक प्रस्तुत होगा दोनों सदनों में, और वहाँ इसे पारित करना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति जी अपना मुहर लगा देंगे, यानी सिग्नेचर कर देंगे। तो इस तरीके से कानून वापस हो जाएगा। एक और सवाल, क्या धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है? तो देखिए, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भी किसान हैं। दिल्ली के आसपास विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अभी भी। तो देखिए, उसमें बहुत सारे किसान संगठन हैं। कुछ किसान संगठनों ने ऐसा घोषणा किया है कि अब आंदोलन हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ ने ऐसा बोला है कि जब तक आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कानून वापस नहीं होता है तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए कुछ और चीज़ों को समझते हैं। ये WTO, अमेरिका, बहुत सारे देशों में खाद्यान्न दंगा, ये सब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद फिर 1, 2, 3 पे बात करेंगे, यानी 3 कृषि कानूनों पे फिर बात करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप दुनिया के ज्योग्राफी को देखिएगा, ठीक है, ये मान लीजिए अपना विश्व है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, और ये है समशीतोष्ण या उपोष्ण क्षेत्र। जो विकसित देश हैं वो समशीतोष्ण या उपोष्ण के जो आसपास के क्षेत्रों में है, यानी ठंडक वाला जो क्षेत्र है वहीं पर विकसित देश स्थित है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, अन्य यूरोपियन देश, स्पेशली पश्चिमी यूरोप के देश। यहाँ का क्लाइमेट अलग है। जहाँ पश्चिमी देश है वहाँ अलग तरह का कृषि उपज होता है, यानी कि फसल का पैदावार अलग तरह का है। जबकि जो विकासशील देश है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ वो इक्वेटर के आसपास कहीं ना कहीं है, वहाँ पर दूसरा ही तरह का फसल होता है। एक चीज़ और, कृषि का मतलब सिर्फ फसल नहीं होता है। कृषि का मतलब फसल यानी खेती बाड़ी, बागवानी भी हो गया, मछली पालन, मुर्गा पालन, गौ पालन। तो कृषि का मतलब काफ़ी विस्तारित है। तो देखिए, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का कृषि का मतलब क्षेत्र है। अमेरिका में कुछ अलग ही तरह का फसल होगा और विषुवत रेखा भारत जैसे क्षेत्रों में कुछ अलग ही तरह का।
जहाँ तक विकसित देश जैसे अमेरिका कनाडा की बात है, तो वहाँ ज़मीन का कोई कमी नहीं है, जनसंख्या जबकि काफ़ी कम है, तो वहाँ बहुत सारा ऐसे अनाज का उत्पादन होता है जैसे कि गेहूँ, जो उनके खपत से कहीं ज़्यादा है। तो अब अमेरिका जैसे देश क्या चाहते हैं, कनाडा जैसा देश क्या चाहते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं WTO के माध्यम से प्रेशर डालते हैं, जो इक्वेटर के आसपास के देश है या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो विकासशील देश है, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप लोग मेरा वाला गेहूं खरीद लीजिए, और आप लोग अपने यहाँ गेहूं का पैदावार क्यों करते हैं, आप लोग अपने यहाँ गेहूं का पैदावार बंद कीजिए, हमसे गेहूं खरीदिए, हम आपको अच्छा गेहूं देंगे, बेहतरीन क्वालिटी का गेहूं देंगे, अच्छे दामों पर देंगे, और आप लोग वैसे फसलों का उत्पादन कीजिए जो हमारे यहाँ नहीं होता है। अमेरिका कनाडा जैसे देश भारत, पाकिस्तान या जो अन्य अफ्रीकी देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन पर दबाव डालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट दबाव नहीं डालते हैं, वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1995 में, जो भी वैश्विक व्यापार है उसको ये नियंत्रित करता है। तो इस पर दबाव डाला जाता है अमेरिका जैसे विकसित देशों के माध्यम से। बहुत तरह का दबाव मतलब ये लोग डालते हैं। कुछ और एग्जाम्पल समझिए। अमेरिका जैसा देश या जो अन्य यूरोपियन देश है, कनाडा है, ये लोग दबाव डालते हैं WTO पर, और WTO से कहवाते हैं भारत जैसे देश, पाकिस्तान या जो चाइना, ऐसे जो देश है जो विकासशील देश है, इन पे दबाव डाला जाता है WTO के माध्यम से कि ये लोग अपने किसानों को सब्सिडी न दे, किसानों को छूट न दे। अमेरिका दबाव डलवाता है भारत जैसे देश पे। और आपको दोस्तों एक बात पता होना चाहिए, WTO से भारत का एग्रीमेंट है, इस वजह से भारत सब्सिडी एक सीमा से ज़्यादा नहीं दे सकता है अपने किसानों को। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि सर भारत सब्सिडी न दे या सब्सिडी दे अपने किसानों को, सब्सिडी यानी छूट देना, जैसे कि किसान अगर उर्वरक खरीदता है, बीज खरीदता है, तो सरकार कम कीमत पर देता है, कुछ छूट देता है। तो विकसित देशों को इससे क्या मतलब है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो देखिए, भारत सरकार या भारत का कोई भी राज्य सरकार अगर अपने किसानों को छूट देता है तो उससे होगा क्या, भारत का जो कृषि उपज है, भारत का जो अनाज है या जो दूध है, वो सस्ता होगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कीमत भी कम होगा। तो इससे नुकसान किसको होगा, इससे नुकसान होगा जो पश्चिम के विकसित देश हैं उनको, क्योंकि उनका उत्पाद कम बिकेगा, क्योंकि भारत का सामान अगर सस्ता होगा और हमारे देश का क्वालिटी तो बेहतर होता ही है, तो उनका सामान कम बिकेगा। तो हम लोग अभी थोड़ा बहुत समझें WTO, अमेरिका, ऐसे देश किस तरीके से भारत जैसे देशों पर एक दबाव डालते हैं, भारत के कृषि क्षेत्र पर दबाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत का जो कृषि उत्पाद है या अन्य विकासशील देशों का कृषि उत्पाद है वो उनके कृषि उत्पादों को टक्कर दे सके। इस वजह से थोड़ा सा और चीज़ों को देखिए। अब हम सीधे बात करते हैं 3 कृषि कानूनों को, और फिर 3 कृषि कानूनों का WTO, अमेरिका जैसे मुद्दा से क्या संबंध है, फिर आगे चर्चा और करेंगे। चुनाव भी आने वाला है, इलेक्शन। आपको पता है उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव आने वाला है, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है और पंजाब, यहाँ के लोग मतलब स्पेशली किसान लोग काफ़ी आक्रोशित थे 3 कृषि कानूनों से। तो बहुत सारे लोग जो 3 कृषि कानूनों को हटाने का घोषणा किया है सरकार ने, उससे भी जोड़ कर देख रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से शायद सरकार ने ऐसा किया है। अब सरकार ने क्यों ऐसा किया है, सबका अपना अपना विचार है। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है, हर कोई का इस पर भाई अलग अलग विचार है कि सरकार ने क्यों वापस किया। लेकिन अगर मैं अपना व्यक्तिगत राय दूं तो सरकार ने जो वापस लिया है तो ये एक अच्छा कदम है किसानों के लिए। ये बहुत ही एक बेहतरीन कदम है सरकार के द्वारा उठाया गया कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। चलिए, तो इलेक्शन से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। आगे बात करते हैं, 3 कानूनों को देख लेते हैं, फिर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 कृषि कानून। 3 कृषि कानूनों को 27 सितंबर 2020 को मंजूरी मिला था राष्ट्रपति जी का। तो ये सवाल पूछ देगा कि 3 कृषि कानूनों को राष्ट्रपति महोदय का स्वीकृति कब मिला था, तो क्या हो गया आंसर, 27 सितंबर 2020। 3 कृषि कानूनों को चलिए बारी बारी से देखते और समझते हैं। पहला, कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2020। नाम थोड़ा सा लंबा है,
इसका मतलब मोटे तौर पर क्या होगा वो आप समझिए। देखिए, हमारे देश के किसान अपनी अनाजों को कहाँ पर बेचते हैं? सरकारी मंडी में। हमारे देश में हर राज्य में सरकारी मंडी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, हर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी मंडी है, ज़्यादातर ब्लॉक्स में भी सरकारी मंडी रहता ही है लगभग, ठीक है ना। तो वहाँ पर किसान अपने उपज को बेचते हैं और वहाँ पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या? एमएसपी, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार किसान के अनाजों को खरीद लेता है। कितने फसलों पर एमएसपी है? तो लगभग 21 से 22 पर एमएसपी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सरकारी मंडी में अगर कोई किसान जाते हैं तो 2-3 फसलों पर ही उनको एमएसपी मिल पाता है, ठीक है ना। ये भी एक कड़वा सच्चाई है। तो आप ये समझ गए हैं कि किसान सरकारी मंडी जाता है तो उसको एमएसपी पर उसके अनाजों को खरीद लिया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो सरकारी मंडी होता है वो राज्य सरकार को बाकायदा एक टैक्स भी देता है। तो सरकारी मंडी तो पहले से था, अब नया क्या हुआ? अब नया हुआ निजी मंडी। क्या हुआ? निजी मंडी यानी प्राइवेट मंडी भी खोला जाना था इस कानून के माध्यम से। हालांकि अब तो इस कानून को ही वापस लिया जा रहा है, तो अब तो ऐसा होगा ही नहीं। तो हम तो बता रहे हैं कि अभी 3 कानून है क्या। निजी मंडियों को खोला जाना था, निजी मंडी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किसान आखिर विरोध क्यों कर रहे थे? तो पहले कानून के माध्यम से सरकारी मंडी के साथ साथ निजी मंडी भी खोला जाना था। निजी मंडी से होता क्या? देखिए, सरकारी मंडी भी रहता जहां एमएसपी पर सरकार अनाजों को खरीदती है, अभी भी खरीदती है सरकारी मंडी में। निजी मंडी में जो निजी लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, वो किसानों से अनाज खरीदती। जाहिर सी बात है ये महंगे कीमतों में खरीदती। अब खुद सोचिए ना, जो निजी मंडी है वो ज़्यादा कीमत देता किसानों को। तो धीरे धीरे होता क्या, जो किसान है सरकारी मंडी से शिफ्ट होकर के कहाँ पर चले जाते हैं? जो निजी मंडी है, प्राइवेट मंडी है, वहाँ पर। धीरे धीरे सरकारी मंडी का अस्तित्व खत्म हो सकता था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अब किसानों का डर ये था कि शुरुआत में जो कारपोरेट घराना है, जो बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं किसानों को और निजी मंडी के तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब सरकारी मंडी शायद बंद हो जाए, तब उस समय ये अपना मनमर्जी शुरू कर देते हैं। यानी अभी एक एग्जाम्पल समझिए, मान लिया कि सरकारी मंडी में 20 रुपये गेहूँ मिल रहा है, मान लिया। निजी मंडी में जाते तो कितना मिलता? 25, या निजी मंडी में 30, क्योंकि उसको आकर्षित करना है कस्टमर को, किसानों को। अगर ये बंद हो जाता तो यहाँ पर मान लिया जब सिर्फ यही बचता निजी मंडी, तो यहाँ पर कर देता 15 रुपये। किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको अनाज 15 में ही बेचना पड़ता। तो ऐसा डर था, जैसा कि जियो और बीएसएनएल के केस में आप देखिए 5 साल पहले क्या स्थिति था बीएसएनएल का और जियो का, और आज देखिए बीएसएनएल कहाँ है, जियो कहाँ है। तो यही डर था, ये डर था किसानों का ऐसा। तो समझ गए, तो इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो आप समझ गए किसान क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक कारण ये है निजी मंडी का। दूसरा कारण देखिए, और दूसरा कारण को समझने के लिए दूसरा कानून को पहले जानना होगा। क्या है दूसरा कानून? कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार अधिनियम। करार का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आश्वासन, कीमत का आश्वासन। जैसे कि समझिए, एक गांव है, एक गांव में एक व्यापारी गया। उस व्यापारी ने 10 किसानों को बुलाया जिसका ज़मीन आसपास है। चूँकि हमारे ज़्यादातर जो देश के हिस्सा है वहाँ चकबंदी तो है नहीं। चकबंदी को थोड़ा समझ लीजिए। पंजाब में चकबंदी है, ठीक है। पंजाब में क्या है? चकबंदी। चकबंदी का क्या मतलब होता है? मान लिया कि आपका गांव में खेत है 3 बीघा। 3 बीघा खेत में 2 कट्ठा कहीं है, 4 कट्ठा कहीं है, 6 कट्ठा कहीं है, 10 कट्ठा कहीं है, 12 कट्ठा कहीं है। यानी ज़मीन एक जगह नहीं है, फैला हुआ है। जबकि पंजाब में भी ऐसा ही था, लेकिन चकबंदी का कानून ला करके एक किसान के ज़मीन को एक जगह पर कर दिया गया। यानी किसान का 3 बीघा ज़मीन एक ही जगह रहेगा पंजाब में, जबकि बिहार जैसे राज्यों में फैला हुआ है। तो ये चकबंदी है, ठीक है, जो पंजाब जैसे राज्यों में है, और इससे उनको फ़ायदा भी हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, चकबंदी समझ गए आप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझिए। कॉन्ट्रैक्ट, गांव में एक व्यापारी आता है, 10 किसानों को बुलाता है। मान लिया कि बिहार का एग्जाम्पल है। बिहार के एक गांव में एक व्यापारी आया, गांव में 10 किसानों को बुलाया गया जिनके ज़मीन आसपास है। मान लिया कि 50 बीघा का ज़मीन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
कॉन्ट्रैक्ट हुआ खेती करने का कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं ना, खेती करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यहाँ पर ये कंपनी किसानों को बोल देगा कि तुमको भाई टमाटर पैदा करके देना है, ये तुम कुछ पैसा एडवांस में ले लो और बाकी पैसा जब फसल का उत्पादन हो जाएगा तो उस समय हम आपको दे देंगे। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए भारत में अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट का कहानी रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर का, बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि बहुत सारे विकसित देशों में ये सिस्टम चल रहा है, तो भारत में भी कुछ जगह पर स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं रहा है। हालांकि अब तो इसको समाप्ति किया जा रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है भाई, तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। संशोधन अधिनियम यानी ये कानून पहले का है। कब का ये कानून है? ये कानून है 1955 का। कब का कानून है? यहाँ में हम लिख देते हैं 1955 का ये कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। थोड़ा सा समझते हैं 1955 के आसपास के भारत को। 1955 के आसपास का जो अगर हमारा देश की पूरी स्थिति को देखा जाए तो उस समय खाद्यान्न संकट चल रहा था। बाहर से अनाजों को मंगाया जा रहा था, गेहूं चावल वगैरह को, ठीक है, मुख्यतः गेहूं को मंगाया जा रहा था अमेरिका जैसे देश से। तो उस समय स्थिति काफ़ी ख़राब था खाद्यान्न को लेकर के। तो जो अनाज आ रहा था उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल था, क्योंकि लोगों को अनाज चाहिए और वो अनाज काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए उसको आवश्यक वस्तु की सूची में डाल दिया गया था। यानी कहाँ अनाज जाएगा, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ भंडारण होगा, कितना भंडारण होगा, उसके पूरे प्रक्रिया पर सरकार का नियंत्रण था। और अभी तक 2020 तक गेहूं चावल जैसे अनाजों को, इवन दाल भी आवश्यक वस्तु की सूची में रखा गया था। यानी कि किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर था कि आपको गेहूं चावल दाल का ही पैदावार ज़्यादा करना है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ समझिए, अगर हमारे किसान गेहूं चावल दाल का उत्पादन छोड़कर दूसरे अगर फसलों का उत्पादन शुरू कर दे, मैक्सिमम किसान, तब हमारे देश में क्या होगा? खाद्यान्न संकट शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई किसान गेहूं का उत्पादन ही नहीं करेगा तो लोग गेहूं कहाँ से खरीदेंगे? जाहिर सी बात है बाहर से गेहूं तो उस स्थिति में आएगा। जब बाहर से गेहूं आएगा तो गेहूं काफ़ी महंगा होगा। इसीलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से कहीं ना कहीं एक प्रेशर डालकर रखा गया था भारतीय किसानों के ऊपर कि आपको गेहूं चावल का उत्पादन करना ही करना है। एक इनडायरेक्ट प्रेशर था, ठीक है। पिछले साल क्या हुआ, कोरोना काल में इस प्रेशर को हटा दिया गया। यानी किसानों को कहीं ना कहीं एक छूट मिल गया था कि आप किसी भी चीज़ का उत्पादन कीजिए, कोई आप पर दबाव नहीं है। पहले एक दबाव था, ठीक है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मास्क और सैनिटाइज़र, अभी भी है, स्पेशली कोरोना काल में। तो मास्क और सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु की सूची में डाल दिया गया। मास्क सैनिटाइज़र का निर्माण करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना और उसका भंडारण करना, इस पर सरकार का कंट्रोल था। उसी तरीके से गेहूं चावल दाल जैसे अनाजों पर 1955 से ही उनका उत्पादन, ठीक है, उनका वितरण, उनका भंडारण पर सरकार का नियंत्रण था, जो 2020 में हटा दिया गया था। इसको हटाने की वजह से काला बाजारी का डर शुरू हो गया था, क्योंकि भंडारण पर अगर सरकार का नियंत्रण ही नहीं रहेगा, कोई कितना भी भंडारण करेगा तो क्या होगा? काला बाजारी होगा। लेकिन खैर अब इस कानून को ही हटाया जा रहा है, तो अब तो ऐसा कोई डर है ही नहीं। दोस्तों अब थोड़ा कनाडा को देखते हैं। कनाडा एक विकसित देश है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। कनाडा का जो सरकार है उसमें सिख कम्युनिटी का संख्या अच्छा खासा है। इसी वजह से जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। किसान आंदोलन का समर्थन तो वैसे पूरी दुनिया भर से हो रहा है, अभी तक हो ही रहा था, अभी भी हो ही रहा है। तो उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री भी हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो बस वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे थे वहाँ पर। देखिए एक्चुअली में इन्हीं की सरकार WTO के बैठकों में भारतीय किसानों को मिलने वाले MSP का विरोध करती है, अभी भी करती है और कितना बार की भी है WTO के बैठकों में, कि भारतीय किसानों को MSP ना मिले, भारतीय किसानों को सब्सिडी ना मिले। कनाडा की सरकार इसका विरोध करती है, जबकि बाहरी दिखावा में, बस बाहरी दिखावा एक भाषण के रूप में वहाँ के प्रधानमंत्री किसानों को समर्थन करते हैं, जबकि एक्चुअली में ये लोग भारतीय किसानों की दुर्दशा चाहते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भारत सरकार किसानों को सपोर्ट ना करे। तो इस एंगल को भी आपको समझना होगा। चलिए कुछ और देखते हैं। 3 कृषि कानूनों को भी आपने समझ लिया क्या है
और क्यों किसान विरोध कर रहा है, किसान अभी तक क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसको भी आपने समझा। खाद्यान्न संकट को भी आपने समझा कि कई देशों में खाद्यान्न संकट आया है, ठीक है, और कई देशों में अभी भी खाद्यान्न दंगे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो इसको भी आपने समझा। अब यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन का जो एंगल है, इलेक्शन के एंगल पे भी मैंने बात किया और उस पर अलग अलग लोगों का भाई अलग अलग राय है, क्योंकि पंजाब यूपी में इलेक्शन आने वाला है, तो वो भी एक कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है इन कानूनों को हटाने का। अब देखिए, सबसे जो बड़ा बात है, ये जनता का जीत कहा जाएगा। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार उसी के पास है जिसके पास मेजॉरिटी हो, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में। इस तरीके से कानून बनाया सरकार ने, लेकिन जनता जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, हालांकि मेजॉरिटी जनता की अगर बात किया जाए तो वो विरोध प्रदर्शन में नहीं है, लेकिन किसानों का एक बड़ा वर्ग विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है, अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन है, उसको देखते हुए कानून को वापस लिया जा रहा है। ये जनता की जीत कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में। और दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ से ये बात भी कहीं ना कहीं प्रमाणित होता है, कहीं ना कहीं साबित होता है कि जो लोकतंत्र है वो सिर्फ चुनावों के समय ही नहीं दिखता है। हमारे देश में ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से जनता ने अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया और अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत अवस्था में है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि अमेरिकी सरकार और अन्य पश्चिमी यूरोप के देश भारत पर किस तरीके से WTO के माध्यम से काफ़ी लंबे समय से दबाव डाल रही है, लेकिन उस दबाव का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार अमेरिकी नीतियों के आगे झुकने वाली नहीं है। अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर के बहुत सारे अफ्रीकी देश और इवन एशिया के भी बहुत सारे देश जैसे कि फिलीपींस और कुछ दक्षिण अमेरिकी देश जैसे कि वेनेजुएला, उन लोगों ने अपने देश में खाद्यान्न का उत्पादन मतलब लगभग समाप्त कर दिया है अमेरिकी दबाव में आकर के, और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ऐसे कृषि उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं जो अमेरिका उनसे करवाना चाह रहा है, जिस वजह से वहाँ पर खाद्यान्न दंगा स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, इतना तो तय है कि हमारी सरकार किसानों को मदद कर रही है, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से हो या अन्य तरह के जो भी कृषि सब्सिडी है उसके माध्यम से। अमेरिका जैसा देश दबाव डाल रहे हैं कि आप कृषि सब्सिडी को ख़त्म करें, लेकिन हमारी सरकार कृषि सब्सिडी को ख़त्म करने वाली नहीं है। अमेरिका जैसा देश ये चाहते हैं कि किसी भी तरह की सहायता भारत सरकार अपने किसानों को ना दे, लेकिन क्या हमारी सरकार ऐसा कर रही है? नहीं। लगातार नए नए प्रकार के जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारें किसानों को सहायता कर रही हैं। निष्कर्ष यही हुआ कि हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार या इवन राज्य सरकार, वो पश्चिमी नीतियों के आगे झुकने वाली नहीं है। तो पश्चिमी देशों को भी ये समझना होगा। चलिए थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं। जो 3 कानून है, अब 3 कानून पर अगर दोस्तों बात किया जाए कि 3 कानून अच्छा था या खराब था, तो उसको लेकर के एक व्यापक बहस करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यापक अगर उस पर चर्चा हो, बहस हो, तो बहुत सारे मुद्दे जो है वो उभर कर सामने आएंगे। देखिए, एक बात को आपको समझना होगा, हमारे देश की जो कृषि है, हमारे देश का जो कृषि व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो जब से अंग्रेज भारत में एंट्री करते हैं उसके बाद से ही कृषकों की स्थिति खराब है, और कृषकों की स्थिति सुधारना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए बड़ा रिफॉर्म लाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, भारतीय कृषि में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अब क्या बदलाव हो, इसके लिए सबको मिलकर के राय मशवरा करना होगा। सरकार को चाहिए कि आम लोगों से भी सुझाव ले, जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं या जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वान हैं, जो भी संगठन है, गांव स्तर पर जो किसान हैं, वो क्या सोचते हैं, सबसे राय मशवरा लेना चाहिए। बहुदलीय बैठकों का आयोजन कराना चाहिए, और इस तरीके से एक निष्कर्ष पर पहुंचकर जो भी किसान संगठन है उनको भी शामिल करके बातचीत करना चाहिए, और एक मतलब इस तरह का नीति का निर्माण करना चाहिए ताकि किसानों का भला हो सके, क्योंकि हमारे देश के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपको दोस्तों एक बात पता होगा कि हमारे देश में 80% किसान लगभग ऐसे हैं जिनके पास औसतन 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, यानी जो जोत का आकार है
यानी कि पर किसान के पास कितना ज़मीन है वो बहुत छोटा होते जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी किसानों के पास समस्या का कोई कमी है नहीं। तो मिल बैठकर इस पर कुछ मंथन करने की आवश्यकता है। जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ सरकार बैठकर बात करे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई जिन किसानों को समस्या थी 3 कानून के ऊपर, उन लोगों के साथ सरकार बैठ के करे और कुछ एक निष्कर्ष निकाले कि आगे क्या करना चाहिए।